नमस्कार। आइए आज हम लोग फिर न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट और सेकंड पढ़ चुके हैं लॉ, और आज पढ़ेंगे हम लोग थर्ड लॉ, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लोग का जो सीरीज चल रहा है लुसेंट का, इसको जैसा कि टारगेट है, कोशिश यही है कि ख़त्म करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग अगर उसको जो जितना दे रहे हैं, साथ में आप खुद का ज़्यादा डोज बढ़ा करके लेंगे, अध्ययन करेंगे, तो फिर आप उस कैंडिडेट से अलग हो पाएंगे। जैसा कि हम बोलते हैं, कभी ऐसा आप लोगों ने सोचा है कि एक ही कोचिंग में, एक ही कोचिंग सेंटर में, चलो मैं सपोज दैट लेता हूँ, यहाँ सबसे बड़ा अभी टीचर है हमारे देश का जो खान सर है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो वहाँ पर कई सारे लाखों बच्चे उसके वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन हर एक का रिजल्ट नहीं हो पाता है ना। कोई अच्छा करते हैं, कोई अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक चीज देखने के लिए जरूर मिलेगा, अगर आप ढंग से वॉच किए होंगे तो, कि देखना कि एक नॉर्मल स्टूडेंट है, उसका इस बार रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन वो अगले प्रयास में जरूर वो कोशिश करेगा रिजल्ट बनाने का। उसके लिए वो ये चीज देखेगा हम कहाँ चूक किए, कहाँ हम कमी किए, उन चीजों को वो प्रोग्रेस करेगा, उसमें इंप्रूव करेगा वो। और वो बंदा, वो कैंडिडेट नेक्स्ट एटम्प्ट में अपना रिजल्ट बना लेता है। नहीं होगा फिर प्रयास करेगा पुनः एक बार। लेकिन आपका जो काम करने का तरीका है, उसमें हमेशा चेंजेस लाना होगा, उसमें अलग कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के एक अच्छे लेवल पर आप पहुंच सकते हैं, ठीक ना। इसीलिए हम यही कहते हैं, आप लोग जब भी पढ़ाई करते हैं ना, तो आज जितना पढ़ें, हम यही कहते हैं ना, आज जितना पढ़ें देखो, उसको एनालिसिस करो, शाम में उसको देखो कि जितना समय था उसका ढंग से यूज किए। आज हम क्या क्या पढ़ रहे हैं उसका एक बार रिवीजन कर लो शाम में, ठीक ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जैसे हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसका फिर से एक बार रिवीजन कर लो। तो इससे क्या होगा ना, कंफ्यूजन नहीं होगा, दूसरा बात भूलेंगे नहीं। जब भी एग्जाम में बैठेंगे, आप एक बार में क्वेश्चन को पढ़ते ही उसका आंसर क्लिक हो जाएगा, आपके अंदर में आ जाएगा। मतलब ऑप्शन के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अगर उसके सामने 4 ऑप्शन है तो वो ऑप्शन पे चला जाएगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्वेश्चन को पढ़ते ही उसके माइंड में उसका आंसर आ जाता है। ऑप्शन में डाला हुआ है तो ठीक है, नन डाला हुआ है तो नन पे क्लिक कर देगा। ये तरीका जब आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, तो आपके पास देखना समय भी बचेगा। जब आप एग्जाम देंगे, बोलते हैं बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं समय ही नहीं बचा, नहीं, गलत बात है, समय भी बचेगा आपके पास। इस लेवल के अनुसार आप इतना खुद को इंप्रूव कर पाएंगे तो, ठीक ना। इसीलिए आपका जो टाइम टेबल है, देखो मेरे बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मैं उसको थोड़ा बता दूं, टाइम टेबल मैं बता दूं कैसे। देखो टाइम टेबल मैं जो दूंगा उसको आप लीजिए, लेकिन एक अपना टाइम टेबल, यानी कि आप अपने समय अनुसार, हो सकता है आपका जब क्लास हो, क्लास करते होंगे या फिर कुछ काम भी करते होंगे, तो उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए। लेकिन टाइम टेबल पढ़ने का बनाना है ना, कि जो आपका समय है उससे निकाल करके घूमने का नहीं। कहने का मतलब, अगर आपके पास 10 घंटा है तो 10 घंटा का टाइम टेबल वो पढ़ने में जाना चाहिए। ये नहीं कि 8 घंटा का बनाए, 2 घंटा हम घूमने के लिए ले लिए, 5 घंटा बनाए, 5 घंटा फिल्म देखने के लिए ले लिए। ऐसा नहीं, मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है दोस्तों कि टाइम टेबल पढ़ने का बनाओ, मतलब कि दिन को बांट दो। जब दिन को आप बांटेंगे ना, तो ये चीज़ होगा कि आपको ये चीज़ एहसास होगा कि 1 घंटा हम ये काम कर लिया, तो दूसरा घंटा, अगले 1 घंटा हमको दूसरा काम करना है। नहीं तो ऐसा होगा कि अगर बांटेंगे नहीं आप, दिन भर पता चलेगा एक ही काम में हम विलीन हो गए। तो इससे आपको नुकसान है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो और आपको एक जॉब चाहिए, ना कि प्रोफेसर बनना है, ठीक ना। देखो होता क्या है एक्चुअली, आप लोग को हम बताए थे कुछ दिन पहले। देखो ये चीज़ है ना, हम कोशिश करते हैं यही कि 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में हर हमेशा आप लोग को ये चीज़ हम कंटिन्यू बताते रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यू कैंडिडेट भी जुड़ जाते हैं, और जो पहले भी जुड़ते हैं उसके दिमाग से हट जाते हैं। तो भाई मैं याद दिला देता हूँ, काम करना आप ही को है, ठीक है ना। तो फर्स्ट 1 आवर्स हो गया, फिर अगले आवर्स मैं बांट देता हूँ सीधा। अगर आप 5 बजे मॉर्निंग में जग जाते हैं तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ठीक है। इधर देखो 11 से 12, 12 से 1, 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, सॉरी 7 से 8, ठीक है। इतना रहने देते हैं, नहीं तो और बांट देते हैं इसको, 8 से 9 और 9 से 10, इतना काफ़ी है।
अगर आप मॉर्निंग में 5 बजे भोर में जग पाते हैं तो ठीक है, 5 से 6 आप मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज ये सब करना जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हेल्थ का भी ख्याल रखना जरूरी है, ये चीज़ आप कर लीजिए। अगर उससे पहले जग जाते हैं तो और अच्छी बात है, ये काम उससे पहले कर लीजिए 4 से 5 के बीच में। अगर आप पहले जग पाते हैं तो 4 से 5 के बीच में एक्सरसाइज सब कर लीजिए, ठीक है ना। और 5 से 6 के बीच में आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर, ठीक है। अगर आप 5 के बीच में जगते हैं तो 5 से 6 के बीच में एक्सरसाइज कर लीजिए और 6 से 7 आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए, ठीक है, हो गया। 7 से 8 क्या करना है मेरे प्यारे भाई, 7 से 8 मॉर्निंग टाइम, फर्स्ट टाइम आपका ये होना चाहिए। देखो, पहला टाइम उस चीज में लगाओ जिसमें हमको कम समय देना हो और एक बार देना हो, दोहरा के ना देना हो, समझ रहे हैं ना। कम से कम समय देने से भी वो कम हो जाएगा, ठीक ना। तो 7 से 8 आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट, ठीक है ना। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोशिश करो ऑफलाइन देने का। अगर आप कहीं स्टूडेंट के बीच में लगा रहे हैं तो और अच्छी बात है। अगर आप रूम पे बैठकर कोई शेड देते हैं तो वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी भीड़ में जाते हैं, आप देखते हैं ऑफलाइन देते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ अलग अनुभव होगा, ठीक ना। बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ जब सामने से अटैक होता है ना तो वो सीधे दिल पर लगता है, ठीक ना। इसका मतलब कहने का मतलब ये है तात्पर्य कि आप एक एक्सीडेंट देखते हैं, दुर्घटना देखते हैं बहुत बड़ा, इसमें बहुत सारे आदमी का जान चला गया, आप कान में सुने या वीडियो में देखें तो उस तरह आपको नहीं, वो छू नहीं पाया, वो घटना आपको छू नहीं पाया, उतना आप उसके प्रति मतलब कि भावुक नहीं होंगे। लेकिन अगर वही घटना आपके नज़र में घट जाता है, आप आंखों से देख लेते हैं तो आप अंदर से हिल जाते हैं। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। यही चीज़ पढ़ाई में होता है। जब आप पढ़ाई टेस्ट देने जाएंगे, ऑफलाइन स्टूडेंट के बीच में बैठेंगे तो वहाँ पर जब आपका नंबर कम आएगा ना तो अंदर से लगेगा पूरा, और वो चीज़ ना दिमाग से निकलेगा नहीं, और उसके लिए आप मेहनत करेंगे या उस कैंडिडेट से बात करने का प्रयास करेंगे। उस कैंडिडेट से आप पूछेंगे, भाई बताओ जरा कैसे, क्या, कहाँ से पढ़ाई करते हो, कैसे पढ़ते हो, थोड़ा बताओ। समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो इन चीज़ों को अगर आपके पास वहाँ पर ऐसा है सुविधा तो कोशिश करो ऑफलाइन कैंडिडेट के बीच में। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रूम में ऑफलाइन लगाओ या फिर ऑनलाइन लगाओ, जहाँ पे हैं आप, ठीक है ना। मॉक टेस्ट लगाओ और उसके बाद देखो, मॉक टेस्ट जब कैंडिडेट लगाते हैं तो यहीं पर आपका दायित्व खत्म नहीं हो जाता है। सबसे बड़ी गलती ये है, स्टूडेंट सबसे बड़ा गलती यहाँ ये करता है कि मॉक टेस्ट लगाएगा, वहीं पर वो सबमिट करके छोड़ देता है, नंबर मिला के इतना नंबर आया, 5 नंबर आया, 20 नंबर आया, 80 नंबर आया, 50 नंबर आया, मिला करके छोड़ देते हैं, जो कि ये बहुत बड़ी गलती है। आपका मॉक टेस्ट तभी कंप्लीट होगा जब आप उसको पूरी तरह से, जो क्वेश्चन छोड़ चुके हैं आप, उसको आप देखेंगे। क्योंकि देखो, अगर मैं पूछता हूं आपसे कि मॉक टेस्ट जब देते हैं, जैसे अभी एसएससी जीडी है, ठीक ना, या फिर आपने ग्रुप डी का तैयारी किए होंगे, चलो 100 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर जो एग्जाम देते हैं आप 100 क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक ना। अगर इसमें से आप 50 क्वेश्चन जान रहे हैं, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ प्यारे दोस्तों, 50 क्वेश्चन जान रहे हैं या 60 क्वेश्चन जान रहे हैं, ठीक ना, तो 50 और 60 आप जान रहे थे जो किए हैं, लेकिन जान कितना नहीं रहे, 50 या 40, ये आप नहीं जान रहे हैं। तो टेस्ट लगाने का मतलब क्या है, टेस्ट लगाने का मतलब ये है कि हम जो पढ़ रखे हैं उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसको आप आंकते हैं। यहाँ पर आप अपना औकात नापते हैं। और एक चीज़ ये आपको एहसास दिलाता है, जब आप गलती करते हैं या जो क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, ये चीज़ों का एहसास दिलाता है, नहीं अभी आप में जो कमी है उसको भरना है। लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पर नया मिलता है आपको, जो आप क्वेश्चन छोड़ते हैं, इसको करने के लिए आप जो बुक पढ़ते हैं या थ्योरी पढ़ते हैं या कोचिंग करते हैं, ट्यूशन करते हैं, वो तो है ही, लेकिन यहां पे जो क्वेश्चन छूट गया, इसका एनालिसिस करो, इसको देखो, इसका सॉल्यूशन पीछे दिया हुआ है। सिर्फ इसका आंसर से, इसका क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर तो क्लिक करते हैं, मिलाते ही हैं आप, लेकिन आंसर पढ़ के सिर्फ मत रहो। इसका जब पीछे जाएंगे, जब सॉल्यूशन पे जाएंगे, वहां पर थोड़ा बहुत डिटेल दिया रहता है, ठीक है ना, उसके बारे में 2-4 लाइन लिखा रहता है, उससे रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। एक क्वेश्चन को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो वहां पर 3 से 4 क्वेश्चन आप पढ़ पाएंगे, उसके बारे में जान पाएंगे। तो सोचो, अगर 40 क्वेश्चन छोड़ते हैं आप, 40 क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं, तो 40 या 120, अगर मैं 3 ही क्वेश्चन का बात करूं, अगर एनालिसिस पर जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो एक क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं, एक क्वेश्चन का अगर डिटेल पढ़ेंगे, वहां पर 2-3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर मैं राउंड फिगर लूँ, 3 ही ले लूँ, तो 40 या 120, तो 120 नया क्वेश्चन सीखें आप। अभी देखो इससे क्या होता है, 120 नया क्वेश्चन सीखे ना, अब यही क्वेश्चन जो अब यहाँ पे पढ़े हैं,
जब आप कोई बुक पढ़ेंगे, जो आप बुक पढ़ते हैं वहां पर देखना, हो सकता है ये ऐसा क्वेश्चन वहां पर मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ध्यान से सुनो, वहां क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। जब आप कोचिंग जाएंगे या जहां पढ़ते हैं, अगर वहां पर ये शब्द सुनने के लिए मिल लिया, या जब वो सिलेबस पढ़ाया जाएगा, वहां पर जैसे ही ये हिट करेगा ना, पढ़ाएगा, आपके माइंड हिट करेगा, ओ ये तो हम पढ़े हैं, बस फिर से पुनः वो जिंदा हो जाएगा, या फिर याद रहेगा तो अच्छी बात है। समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं। या फिर उल्टा भी हो सकता है, कोई भी चीज आप कोचिंग में पढ़ें, फिर बुक में पढ़ें, रिवीजन हो गया, जब सेट लगाएं तो वहां पर रिवीजन हो गया, या फिर गलती से अगर गलती हो गया, यानी मिस्टेक से अगर गलती हो गया, तो भी जब आप क्वेश्चन उसको मिलाएंगे, यानी उसको जब पढ़ेंगे, तो वहां पर भी रिवीजन हो जाएगा। इसी तरह से रिवीजन होता है और इसी तरह से कैंडिडेट आगे बढ़ता है। समझ रहे हैं ना, ये नहीं कि कोई एक बुक पढ़ रहे हैं और उसी को बार बार रिवीजन कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं बोरिंग। बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट की बोर हो गए, अब चलो कोई मूवी देखते हैं, कुछ देख लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। हम भी जब पढ़ाई करते थे, हमको बोरिंग नाम का चीज़ क्या होता है हमको फील नहीं हुआ कभी, क्योंकि समय ही नहीं मिलता था। जितना पढ़ते थे कम ही लगता था। 10 घंटा भी अगर जो टाइम टेबल बनाए हैं ना, हम अपने अकॉर्डिंग बनाए, हम ऐसे ही पढ़ते थे, हम बताएंगे अभी, ठीक ना। हम लोग को समय नहीं मिलता था, कम पड़ जाता था, ठीक ना। तो आइए इन चीज़ों को हम समझते हैं, ठीक ना। तो मॉक टेस्ट लगाओ 1 घंटा का, उसके बाद आधा घंटा और दो इसमें, आधा घंटा या 45 मिनट दो, 45 मिनट इसमें और ऐड कर देते हैं हम ना, ठीक ना। 45 मिनट और ऐड कर देते हैं, 45 मिनट दो, उस क्वेश्चन को देखो जो क्वेश्चन आप छोड़ चुके हैं, उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ठीक ना। तो 45 मिनट इधर दे दिए, तो इधर जो बचा है हमारा, इधर कितना बचा, 15 मिनट और बचा, ठीक ना। इसी में से 45 मिनट कर गया, 15 मिनट और बचा। 15 मिनट में आप नाश्ता कर लो। क्या करना है, नाश्ता कर लो, यानी कि 8 से 9, 7 से 8, 8 से 9, ये जो है 2 घंटा आपका मॉक टेस्ट और नाश्ता में चला गया। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद देखो 9 से 10 क्या करना है, 9 से 10 ना आप मैथ पढ़ लो। क्या करना है मेरे प्यारे भाई, मैथ पढ़ लो। मैथ पढ़ो 1 घंटा, 1 घंटा डेली बनाओ। जो कैंडिडेट बोलते हैं मेरा मैथ कमजोर है, हमसे मैथ नहीं बनता है, मैथ ज़्यादातर गलत होता है, वो क्या करो, 9 से 10 डेली पढ़ो, और वो भी चैप्टर वाइज, यानी कि कहीं से उल्टा लिए। और जो न्यू कैंडिडेट है उसको मैं अलर्ट करूंगा, जो न्यू कैंडिडेट है वो कोई भी टेस्ट से कुछ भी ना बनाए या टेस्ट ना दे। जो न्यू कैंडिडेट है वो मॉक टेस्ट ना दे, क्योंकि ये आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन गलत भी होता है। और एक बार अगर पढ़ लिया ना, अगर माइंड में बैठ गया ना, तो वो निकलने वाला नहीं है, वो वही याद रहेगा। आप सही भी पढ़ेंगे ना, वही चीज़ आएगा गलत जो पढ़ चुके हैं। इसीलिए जो न्यू कैंडिडेट है वो मॉक टेस्ट ना लगाएं, वो सीधा थ्योरी पढ़ें, यानी बुक पढ़ें, बुक को फॉलो करें। तो 9 से 10 आप मैथ बनाओ, वो भी चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज मतलब अगर परसेंटेज उठाए ना, परसेंटेज को खत्म करो, सीआई उठाए ना, सीआई को खत्म करो, जो भी चैप्टर उठाए उसको खत्म करो, ठीक है। 10 से 11 आप रीजनिंग पढ़ लीजिए। क्या करना है, रीजनिंग पढ़ना है। 10 से 11 रीजनिंग पढ़ना है, 1 घंटा पढ़िए रीजनिंग। जिसका पूरा खराब है वो 1 घंटा दे, जिसको अच्छा लगता है, मैथ में बहुत अच्छा कर लेते हैं, उसको 1 घंटा देने की जरूरत नहीं है। क्लियर। 10 से 11 हो गया भैया। और आओ देखो इधर देखो, 11 से 12, तो ये तो हो गया। 11 से 12 क्या करना है हमको, 11 से 12 फिजिक्स पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो 1 घंटा, ठीक ना। फिजिक्स पढ़ लो 1 घंटा। 12 से 1, अब देखो क्या करना है यहाँ पे। 11 से 12 तो आप फिजिक्स पढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच में आप खाना भी, अगर बाहर में रहते हैं, आप लॉज में रहते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपको क्या करना है, इस बीच में आपको खाना भी चढ़ा देना है, खाना भी बनाना है। क्या करना है, खाना भी बनाना है, मतलब आप नहीं बनाएंगे, कुकर पे चढ़ा देंगे तो कुकर बनाएगा। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं। अब खाना भी बनाएंगे और इसी बीच में आप पढ़ेंगे भी, इसी बीच में पढ़ेंगे भी। फिजिक्स ही पढ़ो, सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ो। 2 घंटा में आपको खाना बनाना है, खाना भी है, नहाना भी है, नहाना भी है। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं। ये 3 काम हो गया आपका 11 से 12, 12 से। उसके बाद 1 से 2 आप 1 घंटा रेस्ट करो, या 3 बजे तक रेस्ट मार लो। आप यहाँ तक आप रेस्ट मार लो, मतलब सो लो। सोने से क्या होगा, ये जो अभी आपने इतना काम किया, ये सारा चीज़ क्या होता है, मतलब कि सोने के बाद माइंड शांत हो जाएगा, एकदम से जगेंगे, जैसे रखते हैं ना, बोलते हैं ना सुबह जगते हैं तो पढ़ते हैं, याद रहता है। वही जब आप सो के दोपहर में जगेंगे, माइंड पूरा शांत रहेगा, एकदम उठेंगे माइंड फ्रेश रहेगा। जब पढ़ेंगे तो पुनः इसी तरह सिस्टम जैसे यहाँ काम कर रहा था, ऐसा ही सिस्टम फिर यहाँ पे काम करना चालू कर देगा, ठीक ना। पढ़ा हुआ चीज़ याद रहेगा माइंड शांत रहने पर, ठीक ना। तो यहाँ पर आप 2 घंटा सो लो, आराम से सो लो, बिंदास सो लो, जगो। यहाँ पर जैसे ही जगह आप फिजिक्स पढ़े हैं ना, केमिस्ट्री पढ़ो, यहाँ पर बायो पढ़ो। देखो इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो बचा मेन सिलेबस है अभी आपका, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस,
पॉलिटिकल साइंस। ये हो गया 7 से 8 तक पॉलिटिकल साइंस हो गया। 8 से 9 क्या पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, इकोनॉमिक्स पढ़ लिए। और उसके बाद क्या पढ़ लिए हम, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी है और आपका मिक्स है, विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है प्लस मिक्स। मिक्स देखना लुसाइन में या कोई भी बुक में जो आपके पास बुक होगा उसमें पीछे में चैप्टर दिया रहता है, जो वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम का बात करो वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखो इसमें जो ये जो टाइम टेबल बनाए हैं हम आपका, इसमें ओवरऑल टॉपिक खत्म हो गया, ठीक ना। एक टॉपिक छूट रहा है मेरा, वो छूट रहा है क्या, इकोनॉमिक्स छूट रहा है, ठीक ना। तो इकोनॉमिक्स, अच्छा इकोनॉमिक्स यहाँ लिख दिया ना, इकोनॉमिक्स लिख दिया, हाँ इकोनॉमिक्स यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पर इस टाइम टेबल को अगर फॉलो करते हैं आप, मैं आपको लिख के दावे के साथ दूंगा, अगर ये टाइम टेबल आप 6 से 7 में ना फॉलो करेंगे, 6 से 7 में ना फॉलो करेंगे, तो देखना आपके अंदर वो एक ऊर्जा का एहसास होगा, आपको एक ऊर्जा के लेवल आ जाएगा, आपको मतलब अंदर से ऐसा लगने लगेगा नहीं हम कुछ कर सकते हैं, मतलब होता है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। एक देखो ओवर कॉन्फिडेंस अलग चीज़ है, उसमें जाओगे तो आप फिर बर्बाद हो जाओगे। एक आत्मविश्वास आपके अंदर जग जाएगा, ठीक ना। तो इस टाइम टेबल को अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप सच में अपने सपना को पूरा करना चाहते हैं, आप एक सच्चे स्टूडेंट हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो इस टाइम टेबल को आप फॉलो करो, ठीक ना। तो जरूर आप अपने काम में सफलता हासिल करेंगे, ठीक ना। और नहीं तो वरना खान सर का एक डायलॉग है जो हमें अभी याद आ रहा है कि जो बनेगा आलिया उसी को मिलेगा कालिया, ठीक ना। तो मेरे प्यारे भाई ऐसा बिल्कुल मत करो, ठीक ना। आप अपने आप को बर्बाद करते रहे, खुद को बर्बाद खुद कर रहे हैं, ठीक ना। आप इस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते हैं, या फिर जो आपका तरीका है गलत, जो आप करते आ रहे हैं वही कर रहे हैं, ठीक ना। ये इन चीज़ों को हम बता दिए, और इसको अगर फॉलो नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। क्योंकि देखो हम साफ बोलते हैं, मेहनत करने वाले इस धरती पर ना एक से एक है। आपको जब सोते हैं, जब जगते हैं, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 24 घंटा में मात्र 5 घंटा 6 घंटा सोता है, और कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको सोने से ही फुर्सत नहीं मिलते हैं, हम देखे हैं। जब देखो किताब खोल के बैठा सो गया, नींद आ गया, किताब खोल के बैठा नींद आ गया। अरे भैया क्या है, मतलब किताब खोल के बैठा नींद आ गया, क्या है, हाँ। चलो आओ पढ़ाई करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन जितना बोलते हैं बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक ना, बहुत बड़ा बोलते हैं। बोलता है क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होता है, सीधा बोलता है क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होता है, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होते हैं, और कुछ नहीं बोलते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होते हैं, लेकिन कहता है वो विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में, विपरीत, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं वो, विपरीत दिशा में होता है, दिशा में होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होता है, इसका मतलब, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, अगर ये इस पर बल लगाएगा, F बल लगा दिया, ये BA है, तो ये भी बल लगाएगा इस पर, ये भी लगाएगा, लेकिन BA ना AB लगाएगा, उल्टा। क्या बोले, क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं BA बराबर FAB, तो यहां पर निगेटिव लगाना पड़ेगा हमको, निगेटिव, जो आपको ये बताएगा कि ये तो बल लगा ही रहा है इस पे, ये भी लगा रहा है निगेटिव, यानी विपरीत दिशा में, इसीलिए यहां पर निगेटिव का साइन देना पड़ा हमको, ठीक ना। ये यही चीज बोल रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होगा लेकिन विपरीत दिशा में, ये निगेटिव साइन कर रहा है विपरीत दिशा में। अब देखो यही चीज हमारे जो हमारा दैनिक जीवन है उस पर लागू होता है। जैसे कि देखो कई सारे कैंडिडेट घूमने के लिए जाते हैं, बोटिंग करते हैं, तो वहां पर जब आप बोटिंग करते हैं, जब ये चप्पू चलाते हैं, चप्पू ही बोलते हैं उसको, जब आप बोटिंग करते हैं उसको चप्पू बोलते हैं, ठीक ना। जब उसको चलाते हैं आप, तो कहां पर बल लगाते हैं आप, उस चप्पू के सहारे से पानी पर बल लगाते हैं। किस पर लगाते हैं, पानी पर। पानी को आप क्या करते हैं, पीछे की ओर धक्का मारते हैं ना, पुश करते हैं ना, तो पानी क्या करता है, आपको आगे की ओर पुश करता है। यानी जितना जोर से आप पीछे धकेलेंगे, पानी उतने रफ्तार से आपको आगे भेजेगा, और आपका बोट में स्पीड भी उतना पकड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो मेरे प्यारे भाई, तो क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में। आप इधर पीछे फेंके ना, तो वो आपको आगे फेंक दिया, जितना जोर से आप पीछे फेंकेंगे उतना जोर से आगे फेंक देगा। अब यही चीज आपके, या बंदूक जिस लॉ पर काम करते हैं वो न्यूटन के थर्ड लॉ, इसी नियम पर काम करते हैं। जैसे आप गोली छोड़ते हैं या गोली छोड़ता है, तो क्या होता है, गोली रफ्तार से आगे की ओर भागता है। अब बोलेंगे भैया गोली तो बहुत रफ्तार से बहुत दूर भाग जाता है, लेकिन बंदूकबा तो उसी जगह रह जाता है। हाँ, तो उसके पीछे क्या रीजन है,
बंदूक का इसीलिए देखो, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। बंदूक का वेट बढ़ा देता है। क्या करता है, आप लोग देखते हैं बहुत भारी रहता है, गोली छोटा सा नन्हा सा, बंदूक का वेट बढ़ाता है। उससे भी नहीं होता है तो क्या करता है, आदमी जो छोड़ता है वो अपने सीने से लगा लेता है, उसका वेट और बढ़ा देता है। समझ रहे हैं ना, उसको हम आगे पढ़ेंगे वैसा क्यों करते हैं। लेकिन वहां पर क्रिया प्रतिक्रिया कारण, यानी कि बंदूक की गोली जितने रफ्तार से आगे की ओर भागता है तो उसका गोली जो है उतना ही बल उसका बंदूक पर पीछे की ओर लगाता है, इसीलिए व्यक्ति को झटका मारता है, वो पीछे की ओर थोड़ा देखना वो हट जाता है। समझ रहे हैं ना, लेकिन थोड़ा ही हटता है, उतना नहीं जितना दूर बंदूक गोली फेंका जाता है, उतना दूर नहीं, थोड़ा। क्यों? क्योंकि मास बढ़ा देता है ना। हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, हम लोग पढ़े थे P बराबर m/v, यानी कि इसका संवेग जो है, बंदूक का संवेग गोली के संवेग से, गोली जो छोटा होता है इसके संवेग से बड़ा हो, इसका संवेग ज्यादा होता है, क्योंकि इसका मास जो है, बंदूक का मास ज्यादा होता है और गोली का मास कम होता है। इसका संवेग अगर निकाला जाए इसके तुलना में कम निकलेगा। इससे भी नहीं होता है, व्यक्ति अपने सीना में लगा रहता है और उसका मास और बढ़ा देता है, ठीक ना। ये संवेग ऊर्जा संचरण के नियम में आता है, ठीक ना। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज सुनो कि देखो, अब देखो ये चीज़ हर जगह लागू नहीं होता है भैया, आप गलत मत करना। अब देखो कहाँ लागू नहीं होगा, जैसे आप मार्केट में जाते हो, लड़की को ऐसे कर दिया, ऐसे चलते चलते ऐसे मार दिया, तो लड़कियां ऐसे नहीं करेगी, वो उठाएगी ऐसे ऐसे मारेगी, ठीक है ना। तो ये हर जगह लागू नहीं होता है, ध्यान से ये गलती मत करना मेरे प्यारे भाई। लेकिन अब वैसा नहीं रहा, ठीक ना। आजकल अगर लड़की थप्पड़ उठाती है तो लड़का भी थप्पड़ उठाते हैं, उसी जगह उसी मार्केट में जहाँ पर क्या है नहीं है, कितना भीड़ है, कोई मतलब नहीं है। अगर लड़की एक थप्पड़ उठाएगी तो लड़का भी एक थप्पड़ उठाएगा। तो न्यूटन का थर्ड लॉ अभी मोटा मोटी देखने के लिए मिल रहा है, आप लोग भी देखते होंगे वीडियो में कि न्यूटन का थर्ड लॉ हर जगह अप्लाई हो रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, तू ऐसा गलती जल्दी करना कोशिश नहीं करने का, क्योंकि ज़्यादातर अगर केस देखा जाए उसमें लड़के पिटाए जाते हैं, मारे ही जाते हैं, ठीक ना। तो न्यूटन थर्ड लॉ में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं था, ठीक ना। इतना जो था हम लोग के लिए यही चीज़ काफ़ी था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन यही सब पूछे जाते हैं, जो बंदूक वाला हो गया या चप्पू वाला हो गया, या फिर आप जैसे कि बोर्ड पर रहते हैं, आपको बोर्ड पर से जमीन पर आना है, पानी पर से जमीन पर आना है, आप क्या करते हैं, बोर्ड पर से छलांग मारेंगे जमीन पर। तो बोर्ड पर से छलांग मारेंगे, यानी पैरों के द्वारा बोर्ड पर बल लगाएं पीछे की ओर, तो बोर्ड पीछे की ओर भागता है, लेकिन वो आपको धकेल के भागता है, इसीलिए आप आगे की ओर भाग पाते हैं, ठीक ना। तो ये सारे घटना न्यूटन के थर्ड लॉ में आते हैं। और बाकी आपका लुसेंट का बुक है, उसको पढ़ना डिटेल से, उसमें अब कहीं कुछ भी नहीं रहा है। इससे रिलेटेड कई सारे एग्जाम्पल और आप ले सकते हैं। जैसे आप ही खुद बोट का छोड़ दो, आप खुद जब पानी में तैरने उतरते हैं, यानी स्विमिंग करने उतरते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने हाथों को चलाते हैं, हाथों को जब चलाते हैं तो पानी पीछे की ओर जाती है ना। जब पीछे की ओर जाती हैं तो आप आगे की ओर जाते हैं। जब आप हाथ को ऐसे ऐसे करेंगे तो आप पानी को आगे कर रहे हैं, तो पानी आप पीछे जा रहे हैं। जितना बल आप पानी पे लगा रहे हैं उतना बल आपके शरीर पे लग रहा है, लेकिन उल्टा विपरीत दिशा में। क्लियर? तो उम्मीद करेंगे इस टॉपिक को आप क्लियर ढंग से समझे होंगे। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और अगला भी टॉपिक लाएंगे, क्या लाएंगे मुझे पता नहीं, मैं देखूंगा। लेकिन अगर आप अपने मन से कुछ टॉपिक बोलना चाहते हैं पढ़ाने के लिए तो वही मैं लाऊंगा, ठीक है। इसके बारे में भी कमेंट जरूर करना और वीडियो को जन जन तक पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उस कैंडिडेट को जोड़ो जो कहीं भटक रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।